हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई भी पैकेज नहीं परचेज करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है या फिर किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे अध्याय के बारे में जहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीव विज्ञान कक्षा 10वीं की अध्याय क्रमांक 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। राइट, बोलो यस सर। चलो, मस्त वाला अपना ये चैप्टर है, शानदार से अपन ने इसकी सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस से हमें रूबरू करवा दो। बिल्कुल करवाएंगे, पर उसके पहले बबुआ एक बार अपन जो है जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमने क्या क्या देख लिया था। हम ये जानते हैं कि दुनिया में पेड़ पौधों को अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए या फिर जीव जंतुओं को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जनन की जरूरत होती है। होती कि नहीं होती? जल्दी बताओ। बिल्कुल होती है। राइट, तो इसमें हमने ये देखा था कि जब हम बोलते हैं कि भैया जीव जंतु जनन कैसे करते हैं, जब हम बोलते हैं कि जीव जंतु जनन कैसे करते हैं, तो इसमें हम जीव जंतुओं की भी बात करते हैं और पादपों की भी बात करते हैं। राइट, और हम ये देखते हैं कि जब हम जनन की बात करते हैं तो भैया उसके दो ही तो रूप एग्जिस्ट करते हैं। कौन से पूरा बताया था, ध्यान से देखो, याद करो, इंटरेस्टिंग कहानी। राइट, हम बात करते हैं भैया अलैंगिक जनन की। हम बात करते हैं किसकी? अलैंगिक जनन की, जिसके लिए दो अलग अलग युग्मनज की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? जिसके लिए दो अलग अलग युग्मनज, जैसे कि नर युग्मक हो गया या फिर मादा युग्मक हो गया, इनकी जरूरत नहीं होती है। राइट, एक ही आपका जो जीव जंतु या प्राणी होता है अलग अलग तरीकों से जो है अलैंगिक जनन कर सकता है। बात समझ में आ रही है? और दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा जटिल है, जैसे हम कहते हैं कि भैया लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन क्या होगा? तो ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? देख लेते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे अलैंगिक जनन होता है। तो मुख्य रूप से ये 5 ऐसे तरीके हैं जिसपे होता है अलैंगिक जनन। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। याद करो, कुछ दिन पहले अपन ने बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज में एक एक चीज को रगड़ा था और एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट किया था। राइट, चलिए हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन में हमारे पास मुख्य रूप से ये 5 चीजें हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कायिक प्रवर्धन। क्या सुना होगा आपने? कायिक प्रवर्धन। तो भैया किस में होता है? तो ये हो जाता है गन्ने में, गुलाब में, और आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा ब्रायोफाइलम की पत्तियों में। किसमें होता है? ब्रायोफाइलम की पत्तियों में। सवाल पैदा होता है, गुरुजी थोड़ा सा 1 मिनट का हो जाए ना कायिक प्रवर्धन के बारे में। बिल्कुल देखेंगे। देखो, कोई भी पौधे का जब कोई भी भाग, पौधे का कोई भी भाग हो सकता है भाई, फूल हो सकता है, फल हो सकता है, तना हो सकता है, जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं, शाखा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब किसी पौधे का कोई भी एक भाग अपने आप को पूर्ण रूप से, कोई भी एक भाग को आपने लगाया और उसने अपने आप को पूर्ण रूप से एक पूरे पौधे में और वृक्ष में परिवर्तित यदि कर लिया, वृक्ष तो नहीं कहेंगे क्योंकि वृक्षों में ऐसा नहीं होता है, जनरली पौधों में होता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन। बात समझ में आ रही है? जैसे एक सोच कर देखो, अपन गुलाब की अपन कलम लगाते हैं, है ना? गुलाब की जो कलम है उसमें क्या है? सिंपली एक इतनी सी बड़ी ऐसी कलम रहती है, ऐसी कलम रहती है, बस है, ऐसे कांटे कांटे निकले रहते, बस हो गया। ये लो, ऐसी कलम अपन ने लगा दी। देखने में कितनी नीरस लगती है। राइट, अभी अपने को थोड़ी पता है कि इसको जब गमले में लगाएंगे, पानी देंगे, थोड़ा खाद वाद डालेंगे, राइट, तो ये जो कलम होगी, ये जो गुलाब की शाखा थी, तना था, जिससे आपने कलम बनाई थी, ये कलम अपने आप को परिवर्तित करके क्या बना देगी? कायिक प्रवर्धन के माध्यम से पूरा का पूरा गुलाब का पौधा बना देगी। बात समझ में आ रही है? तो गुलाब में, गन्ने में और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें होता है कायिक प्रवर्धन। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे बीजाणु समासंग के बारे में। ये किस में होता है? तो राइजोपस में होता है। और क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, उस पर बीजाणुओं का निर्माण होता है और उन बीजाणुओं के कारण जो अगली संतति है वो आने लगती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इसके बारे में भी हम पूरी क्लासेस, इनफैक्ट
इन सब के बारे में पूरी जो क्लासेस है वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं बाबूजी, कंप्लीट। आप ध्यान से देखिएगा, यदि देख लिया है वेल एंड गुड, रिवीजन हो जाएगा। नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लो, सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिट कर लो, फिर जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं ये आपको बहुत जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। राइट, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो बीजाणु समासंग का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है आपका, राइजोपस। क्या है तो भैया राइजोपस है। तो दो तो अपने हो गए। बात करते हैं पुनर्जनन की। अरे बाबा, किसकी बात करते हैं, पुनर्जनन की। किसकी बात करते हैं, पुनर्जनन। किसकी बात करते हैं, पुनर्जनन। सवाल पैदा होता है कि जो पुनर्जनन है, राइट, सवाल पैदा होता है, इसको हटाई दो, ठीक है। सवाल पैदा होता है कि जो पुनर्जनन है ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो जब भी किसी पेड़ पौधे या कोई भी ऐसे जीव होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है, कोई भी ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु जिनमें अलैंगिक जनन होता है, राइट, उनके किसी भी एक भाग को आप यदि काट पीट छोड़ छाड़ के रख दो, जैसे कि हाइड्रा हो गया या फिर प्लेनेरिया हो गया, तो ये अपने आप को फिर से पूर्ण विकसित करके क्या करते हैं, पुनर्जन्म के माध्यम से, पुनर्जनन के माध्यम से प्लेनेरिया जैसी चीजें जो हैं वो अपने आप को पूर्ण विकसित कर लेती हैं। कुछ वैसे ही जैसे छिपकली में पूंछ विकसित हो जाती है, पर छिपकली इसका एग्जाम्पल नहीं है। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, आपका अलैंगिक जनन का फेवरेट टॉपिक, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो मुकुलन यानी कि बडिंग। और ये किस में होता है, हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। तो जैसा कि आप जानते हो एक हाइड्रा होता है, राइट, और हाइड्रा में जो है एक मुकुल धीरे से फूटता है और वो अपने आप को एक संपूर्ण हाइड्रा में परिवर्तित कर लेता है। तो ये तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा कि भैया बडिंग या फिर मुकुलन क्या होता है और किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। और फिर हम चलते हैं आपके अलैंगिक जनन के सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में, जिसको बायोलॉजी पढ़ने वाला कक्षा 10वीं का हर बच्चा जानता है। और ना सिर्फ कक्षा 10वीं का जानता है, 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मेरे को तो अभी तक याद है। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखिएगा। विखंडन, और किसमें होता है ये विखंडन, तो यदि हम अमीबा की बात करेंगे तो इसमें होता है विखंडन। एक अमीबा जो होता है वो नाभिक में तोड़ने के बाद अपने आप को जो है विखंडित होने के बाद दो अलग अलग अमीबा में परिवर्तित कर देता है। तो विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर बच्चे को पता होता है। चलिए, तो ये सारे वो तरीके थे जिसको हम कहते हैं कि भैया अलैंगिक जनन होता है। सवाल पैदा होता है कि गुरुजी थोड़ा सा हम लोग जो है लैंगिक जनन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी, तो ध्यान से देखिएगा। लैंगिक जनन जो होगा उसके लिए अपने को दो युग्मक यानी कि गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक तो भैया नर गैमेट हो गया और दूसरा वाला कौन सा हो गया, मादा युग्मक हो गया। नर युग्मक और मादा युग्मक दो अलग अलग चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है किसके लिए, लैंगिक जनन के लिए। बात समझ में आ रही है। जैसे शुक्राणु हो गया, यदि हम किसकी बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, तो शुक्राणु जो है वो बेसिकली क्या हो गया, नर युग्मक हो गया, जो कि निषेचन करता है किसके साथ में, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के साथ में, जो कि निषेचन करता है मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के साथ में। और दोनों गैमेट्स या फिर युग्मक निर्माण करते हैं किसका, जाइगोट यानी कि युग्मनज का। इसके बाद जो है भैया भ्रूण बनता है, उसके बाद जो है शिशु बनता है। और किस प्रकार से ये लैंगिक जनन होता है, इसकी जो कक्षाएं हैं, इसके जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से आप जाकर पढ़ सकते हैं और परीक्षाओं को लेकर अपनी शानदार वाली तैयारी पूरी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से देखो, कुछ इसी तरीके से यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में भी नर युग्मक और मादा युग्मक होता है। यदि हम परागकण की बात करें तो परागकण जो होते हैं वो बेसिकली नर युग्मक है। वहीं के वहीं यदि हम अंड कोशिका की बात करें तो ये क्या होगी, ये होगी भैया मादा युग्मक। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर वाला जो है वो जीव जंतु के लिए है और नीचे वाला जो है वो पादपों के लिए। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इतना कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए पूछ लिए जाते हैं, जो हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मादा जनन तंत्र। जैसे कि मादा जनन तंत्र, इसकी भी क्लासेस कंप्लीट है। इनफैक्ट सारे टॉपिक्स की जो क्लासेस है वो कंप्लीटेड है। साथ में हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। तो भैया मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और पौधों में लैंगिक जनन।
बात समझ में आ रही है? मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और पौधों में लैंगिक जनन कैसे होगा, ये 3 ऐसे टॉपिक है जहां से पूछ लिए जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स को बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और लास्ट में इस चैप्टर के हम पढ़ते हैं जनन स्वास्थ्य। लास्ट में इस चैप्टर के हम पढ़ते हैं जनन स्वास्थ्य कि भैया ऐसा है कि जब नर युग्मक और या मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, निषेचन यदि होता है, तो इस कड़ी में कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो नर से मादा में या फिर मादा से नर में ट्रांसफर हो जाती हैं। और एक बड़ी ही ऐसी फेमस बीमारी के बारे में आप सभी जानते हो, एड्स। बात समझ में आ रही? जो कि छूने से नहीं फैलता पर निषेचन की प्रक्रिया से बिल्कुल बिल्कुल फैल सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे फैल सकता है, राइट। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। साथ में यह भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि जनसंख्या नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से होती है। बात समझ में आ रही है? साथ में हमने ये भी देखा था कि गर्भधारण को यदि रोकना है तो कौन से तरीके हो सकते हैं, जिसपे हमने कॉपर टी से लेकर कंडोम तक ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन ने पढ़ रखा था। हमने एक और टॉपिक के बारे में बात की थी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जैसे हम कहते हैं नसबंदी। मतलब ये कि भैया नर युग्मक या मादा युग्मकों का निषेचन ही मत होने दो, बनते तो रहेंगे, निषेचन ही मत होने दो। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजों को इस चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक छोटा सा रिव्यू था इस पूरे चैप्टर का आप लोगों के लिए। चलते हैं पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि पिटारे में से क्या निकलता है। पर मैं क्या कह रहा हूं, इसका एक तगड़ा वाला क्या हो जाए, स्क्रीनशॉट हो जाए। हरी अप। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, पक्का? बोलो यस सर। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। शानदार ये कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। पहला जो सवाल है वही पूछा गया है। अच्छा, एक और चीज, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि हम सवाल के साथ साथ ना सिर्फ उसके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, बल्कि इसके भैया पीछे छुपे हुए जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, उसको भी खोपड़ी के अंदर क्या करते हैं, फिट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में अपने को फिट भी करना है। चलो, तो इससे पता है क्या होता है, जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे ना किसी चैप्टर का, उतना शानदार तरीके से क्या होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला ही जो सवाल है बड़ा ही शानदार है, और क्या है, नीचे दी गई जीवों की सूची में वो कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। अलैंगिक विधि मतलब ये कि यहां पर आपको नर या मादा युग्मक की जरूरत नहीं होती है, राइट। ये सिर्फ क्या करेंगे, अपना जनन करेंगे, अपनी जो ब्लड लाइनर्स को आगे की तरफ बढ़ाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। केला भैया अलैंगिक विधि से अपना जनन करता है कि नहीं करता है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। केला, यीस्ट, कुत्ता और अमीबा जो है 4 ऑप्शन है, राइट। जल्दी से सारे ऑप्शंस को देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सही आंसर क्या होगा, फिर करते हैं डिस्कस। हरी अप। दो, इसको भी यहां से हटा दिया, ठीक है। हरी अप। चलिए, तो आपके ऑप्शंस आ गए होंगे। अब बढ़िया से इसको आप क्रॉस चेक करिएगा और शानदार मजा आने वाला है। हाँ जी, केले की यदि हम बात करेंगे तो केले में अलैंगिक विधि से जनन तो होता है बाबू। कैसे? आप जानते हो कि केले में कोई बीज नहीं लगाना होता, इसमें अलैंगिक विधि से यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से केले का जो है क्या होता है, उत्पादन होता है। चलिए, हम बात करेंगे इसके बाद कुत्ता, तो नहीं, क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स यानी कि नर और मादा दोनों युग्मक की जरूरत पड़ती है अगली प्रजाति या अगली जो संतान है उसकी उत्पत्ति के लिए। मतलब ये कि ये आंसर नहीं हो सकता, आपको यहां पर डॉग और शी डॉग दोनों चाहिए। किसके लिए? तो भैया प्रजनन के लिए। इसकी यदि हम बात करेंगे तो भैया इसमें तो बिल्कुल होता है, बोलो यस सर। और अमीबा, इसमें तो द्विखंडन होता ही है। और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता होता है जिसने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी है। तो केला, यीस्ट और अमीबा जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या होगा। चलो, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। पहला तो इसमें है नहीं, पहला, तीसरा, चौथा सही है, पहला, चौथा गलत। बात समझ में आ गई? तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, पहला, तीसरा और चौथा। मतलब कि केला, यीस्ट और अमीबा 3 ऐसी चीजें होंगे जिनमें क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। शानदार ये कहानी। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर, ध्यान से देखिएगा। क्रॉस चेक भी अपन ने कर लिया है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं
कि भैया पुष्प में नर और मादा युग्मक जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हो कि नर जो है राइट, उसका युग्मक जो है वो क्या होता है? वो होता है भैया पराग कण, जिसको हम लोग पॉलिन ग्रेन्स भी बोलते हैं राइट। और मादा की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर होती है अंड कोशिका। क्या होती है? तो यहां पर जो है वो क्या होती है? अंड कोशिका होती है। बोलो यस सर। वहीं के वहीं यदि हम बात करेंगे कि भैया परागकण कहां से निकलता है, तो ये निकलता है पराग कोश से। तो कहां से निकलेगा? तो बाबू ये निकलेगा पराग कोश से। कहां से निकलेगा? पराग कोश से। और ये कहां से निकलेगी? तो ये निकलेगी अंडाशय से। बोलो यस सर। तो एक चीज जो है वो परागकोश से निकलेगी और अंड कोशिकाएं जो हैं वो बेसिकली कहां से निकलेंगी? अंडाशय से। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और सिंपल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा तो भैया सही आंसर हो जाएगा परागकोश और क्या हो जाएगा? अंडाशय। बात समझ में आ रही है? चलिए पुंकेसर और परागकोश तो कैसे हो सकता है? दोनों एक ही है। दोनों जो है नर का भाग है, जो नर पुष्प भाग है, जनन तंत्र है, उसका भाग है। तंतु और ये, तो ये कैसे हो सकते हैं? अरे भैया ये मादा का भाग है। बोले यस सर। परागकोश और अंडाशय सही है तो ग ऑप्शन सही होगा। पुंकेसर और वर्तिका जो है ये भी गलत है। ये नर का भाग है और ये वाला मादा जनन तंत्र की यदि हम बात करें तो वहां से लिया गया है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया से इसको नोट कर लो। पर एक मिनट रुको, अपन क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। पक्का? बोलो यस सर। तो आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो ग है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। शानदार ये सवाल था राइट, नोट किया जाए। हारिया पक्का? बोलो यस सर। चलो आ जाओ। अगला वाला जो सवाल है वो हमसे पूछा गया है कि स्त्रियों में होने वाली वह घटना जो यह बतलाती कि जनन क्षमता प्रारंभ हो चुकी है। बढ़िया ये सवाल है, रिवीजन इससे अच्छा हो जाएगा राइट। स्त्रियों में होने वाली घटना जो यह बतलाती है कि भैया जनन क्षमता जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। शारीरिक वृद्धि, देखो जनन क्षमता हो या ना हो, शारीरिक वृद्धि तो भैया जन्म से लेकर मृत्यु तक होते ही रहती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चलो तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा बाबू? तो ये तो गलत हो जाएगा। वहीं के वहीं यदि हम बात करें, वहीं के वहीं यदि बात करें आवाज में परिवर्तन, तो आवाज में भी परिवर्तन पूरे लाइफ टाइम चल रहा होता है। बचपन में आवाज बहुत पतली होती है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आवाज जो है वो कैसी होती जाती है? मोटी होती जाती है, फिर बदलते जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अच्छा, केशों के पैटर्न में परिवर्तन, ये भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? पर यदि हम बात करेंगे किसकी? रजोधर्मी या फिर ऋतुस्राव होने की, तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम बता सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा, स्त्रियों में अब जनन क्षमता जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि आप जानते हो इस बात को कि देखो देखो देखो, आप जानते हो इस बात को कि जब अंडाणु बनेगा, बोलो यस सर, और अंडाणु को निषेचन के लिए किसी शुक्राणु को की जरूरत नहीं होगी या कोई शुक्राणु मिलेगा ही नहीं, तो एक समय बाद ये जो अंडाणु होगा, बात समझ में आ रही है? एक समय बाद ये जो अंडाणु होगा ये रक्तस्राव के रूप में, ऋतुस्राव के रूप में, रजोधर्म के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, रजोधर्म या ऋतुस्राव तभी होता है जब अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाणु का निर्माण होना एक किस बात का संकेत है? ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है यह बताता है कि जनन क्षमता जो है वो क्या हो चुकी है? प्रारंभ हो चुकी है। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा आपका? घ, यानी कि मासिक धर्म या फिर रजोधर्म या फिर ऋतुस्राव का होना। दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। एक बार हम इसको क्रॉस चेक करते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल सही है। चलिए, तो शानदार ये कहानी है, इसको आप नोट करेंगे और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, है ना? आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़िया से पढ़ो, सारे ऑप्शंस को एक बार डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या आता है। हरियम। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति जो होती है, बात कर रहे हैं किसकी? लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है। क्योंकि बात समझ में आ रही है? अधिक विविधता जो है वो पाई जाती है क्योंकि ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन एक से अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अनुवंशिक पदार्थ एक ही स्पीसीज के दो जनकों से आता है, बिल्कुल सही बात।
एक ही स्पीशीज, इसका मतलब क्या हुआ भैया, बात हो रही है यहां पर प्रजाति की, मतलब यदि मनुष्य की बात हो रही है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक प्रजाति हमने ले ली मनुष्य, हमने कहा मनुष्य, मानव की यदि हम बात कर रहे हैं, राइट, तो भैया इसमें दोनों चीजें आ गई, कौन कौन आ गया, तो इसमें जो है नर भी आ गया और मादा भी आ गया, बात समझ में आ रही है, तो इसमें नर और मादा दोनों हो गए। तो क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे अनुवंशिकता क्या होगी, इनके कारण उत्पन्न होने वाली जो भी संतति होगी, बात समझ में आई, मान लेते हैं कि भैया ये है पिता, बोलो यस सर, ठीक है जी, और ये जो है ये क्या है, माता, बोलो यस सर, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मान लेते हैं कि इनके 4 बच्चे हैं, अब चारों जो बच्चे हैं वो तो भाई एक ही माता पिता से जो है उत्पन्न हुए हैं, पर क्योंकि अनुवंशिक रूप से सभी जो होंगे वो एकदम फोटोकॉपी या क्लोन नहीं होंगे, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है और फायदा है किस चीज का, ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन का। यदि हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहां पर जो संतान है और जो क्या बोल सकते हैं आप, पिता या फिर माता बोल सकते हैं, बात समझ में आ रही है, वो कैसा होता है, एक जैसे ही होता है, क्लोन होता है। जैसे एक अमीबा है, जब उसमें द्विखंडन होगा और 2 और संतति मिलेगी, एक अमीबा में जब द्विखंडन होने के बाद 2 और संतति मिलेगी तो दोनों के, ध्यान से देखिएगा, दोनों के जो गुणधर्म होंगे वो जो पालक अमीबा है उसके जैसे ही होंगे। इसका मतलब ये कि कभी यदि कोई ऐसा प्रकृति में अचानक से बदलाव आया तो अलैंगिक जनन से होने वाली जो चीजें हैं या अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव जंतु हैं उनका विनाश निश्चित हो सकता है, बात समझ में आ रही है। पर यदि हम बात करेंगे किसकी, लैंगिक जनन की, तो देखो इससे क्या होगा, ये जो 4 बच्चे हैं इनमें क्या होगी, विविधता होगी, सिमिलैरिटीज भी होगी नो डाउट, बट इनमें और क्या होगी, विविधता होगी। और आप जानते हो कि भैया जितनी विविधता होगी बात समझ में आ रही है, ठीक है, जितनी ज्यादा विविधता होगी उतने ज्यादा देर तक प्रकृति के आने वाले चैलेंजेस जो होंगे उसको कोई भी स्पीशीज या प्रजाति जो है वो क्या कर सकती है, झेल सकती है, बात समझ में आ रही है। इसीलिए जो लैंगिक जनन होता है वो कहीं ना कहीं अलैंगिक जनन जो होता है उसके मुकाबले कैसा होता है, बेहतर होता है। यदि हम किसकी दृष्टि से देखें, प्रकृति और प्रजाति की, आप क्या कह सकते हो, टाइमलाइन की यदि दृष्टि से देखें तो उसके हिसाब से लैंगिक जनन जो है वो कैसा है, ज्यादा अच्छा होता है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अनुवंशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज यानी कि प्रजाति के 2 जनकों से आता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही होगा। अनुवंशिक पदार्थ 2 भिन्न स्पीशीज के जनकों से आता है, नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 भिन्न स्पीशीज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि अब हम बात करें तो भैया शेर और हिरण नहीं हो सकता, शेर यदि है तो शेर नहीं होगी, बात समझ में आ रही है। बंदर और भालू नहीं हो सकता। अलग अलग प्रजाति के जो हैं जीव आपस में मिलकर जो लैंगिक जनन है उसका उत्पादन नहीं कर सकते। हालांकि क्रॉस ब्रीडिंग होती है नो डाउट, पर फिर भी तो ये तो आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अनुवंशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, सिर्फ 2 ही जनक होते हैं, ठीक है, एक नर और एक मादा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है बबुआ वो क्या होगा आपका, ख। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहानी बिल्कुल सिंपल है और कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिएगा, राइट बोलो यस सर। चलो पक्का, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ने वाले हैं। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, एक पुष्प में लैंगिक जनन यदि हो रहा है तो इसकी परिघटनाओं का सही क्रम जो है वो कौन सा होगा, ध्यान से देखेंगे। चलिए तो हम बात करेंगे तो भैया सबसे पहले तो क्या होगा, परागण होगा। सबसे पहले जो है वो क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो भैया सबसे पहले परागण होगा। और परागण क्या होता है, बात समझ में आ रही है, युग्मकों का पास पास आना, युग्मकों का, ध्यान से देखिएगा, पास पास आना, ये कहलाता है परागण। परागण का मतलब निषेचन नहीं होता है, बात समझ में आ रही है, मतलब परागकण और जो अंड कोशिकाएं होती हैं उन दोनों का एक दूसरे के पास पास आना, ये क्या कहलाता है, ये परागण कहलाता है, ठीक है जी। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तो भैया दूसरे नंबर पे निषेचन आएगा। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, निषेचन आएगा। तो देखो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये वाला तो गलत ही हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि नवोदित सबसे पहले कैसे आ सकता है, ये भी गलत हो गया। अब परागकण और निषेचन
ये पहले वाले जो पहला और तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो अपने को सही लग रहा है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला और तीसरे वाले में आप देखेंगे तो पहले तो परागण है, बिल्कुल सही है, दूसरा निषेचन है, तीसरा बताओ मुझे क्या होगा, नवोद्दीप्त या फिर भ्रूण। तो इसके बाद जो है निर्माण होगा किसका, ध्यान से देखिएगा, भ्रूण का। तीसरे नंबर पे निर्माण किसका होगा, तो बाबू भ्रूण का होगा। और चौथे नंबर पे जो बचा है वही अपना आंसर होगा और होगा। तो सही आंसर क्या होगा, परागण। ये बात समझ में आई। सबसे पहले जो है परागण होगा, मतलब ये कि दोनों युग्मक पास पास में आएंगे। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद जो है युग्मनज का निर्माण होगा। निषेचन के होने से क्या होगा, युग्मनज जो है इसका क्या होगा, निर्माण होगा। फिर भ्रूण में परिवर्तन होगा, राइट। और भ्रूण के बाद वो क्या बन जाएगा, तो भैया ये बन जाएगा नवोद्दिप्त। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। सही ऑप्शन जो है अपना ग होना चाहिए। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। मस्त वाली ये कहानी है, कॉपी में इसको नोट कर लो, बढ़िया सवाल था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। नर जगनांग की यदि हम बात करेंगे तो कौन से भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम होता है। तो ध्यान से देखिएगा, सही क्रम जो है वो क्या होगा। एक काम करते हैं, एक डायग्राम भी बना लेते हैं तो कहानी आपके और जल्दी से समझ में आ जाएगी। बोलो यस सर। ठीक है जी, चलो डायग्राम बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा भैया। ये जो है, रुको 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 रुको, ध्यान से देखना। तो ये जो है, राइट, रुको एक मिनट, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये हो गया शिश्न, और ये अंदर की तरफ ये जो चीज आपको दिख रही है ये है मूत्र नली, और साथ साथ में शुक्राणु भी यहीं से बाहर निकलेंगे वीर्य के रूप में। बात समझ में, बोलो यस सर। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो भैया ये जो लाल कलर से आपको दिख रहे हैं ये क्या होंगे, ये वृषण होंगे। बोलो यस सर। और ये जो यहाँ पर आपको ऐसे ब्लैक कलर से दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, तो भैया अधिवृषण होंगे। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है। चलिए चलिए चलिए, और ऊपर की तरफ हम जो है क्या बनाने वाले हैं, तो यहां पर होती है, ध्यान से देखिएगा, ये मूत्राशय है। ये मूत्राशय है जो कि बेसिकली किससे कनेक्टेड होता है, वृक्क यानी कि किडनी से। सारी चीजें कनेक्टेड है, बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। बोलो यस सर। चलो, और भैया यहां पर ऐसी और ये यहां पर ऐसी जो है, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ये पुरस्थ ग्रंथि होती है जो ये डिसाइड करती है। ध्यान से देखना, ये पुरस्थ ग्रंथि होती है जो ये डिसाइड करती है कि कब इस नली से मूत्र आएगा और कब इस नली से जो है आपका वीर्य गमन करेगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा, और बाकी चीजों को अपन बना रहे हैं यहां पर, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। और भैया यहां पर पाई जाती है वीर्य पुटिका, तो वो भी अपन बना देते हैं। चलो, तो यहां पर पाई जाती है वीर्य पुटिका जिसको हम लोग शुक्राशय भी कहते हैं। चलिए, तो यहां पर पाई जाती है वीर्य पुटिका जिसको हम लोग शुक्राशय भी कहते हैं। चलो, जिसको हम लोग शुक्राशय भी कहते हैं। तो ये लो, आम के आम और गुठलियों के दाम, भैया डायग्राम अपन बना चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया आपका प्रश्न जो लाल कलर से है, ब्लैक कलर से जो है वो होगा अधिवृषण। ध्यान से देखिएगा, राइट। ये हो गई क्या, चलो समझ लेते हैं इस पूरी कहानी को। तो ये हो गया वृषण। बोलो यस सर। ठीक है, जो ब्लैक वाला है ये क्या हो गया, तो भैया ये हो गया अधिवृषण। बोलो यस सर। ठीक है जी। और जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है ये क्या है, तो ये है शुक्र वाहिनी जिसको आप शुक्र नली कहते हैं। उसके बाद आपको जो ये पर्पल कलर से यहाँ पर दिख रही होगी ये है आपका शुक्राशय। ये कौन सी चीज है, तो भैया ये शुक्राशय है जिसको हम लोग बोलते हैं वीर्य पुटिका भी। यहीं पर वीर्य का निर्माण होता है प्रॉपर तरीके से, और इसको हम कहते हैं मूत्र नली। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि भैया जो मूत्र होता है वो इस रास्ते से बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि ये एक जैव प्रक्रम है, इसलिए हमेशा मूत्र यहां से बाहर निकल रहा होगा। पर जब वीर्य को यहां से बाहर निकलना होता है तो ये जो पुरस्थ ग्रंथि होती है, ध्यान से देखिएगा, इसको भी बना देते हैं, राइट। बोलो यस सर। तो पुरस्थ ग्रंथि जो होगी वो सिकुड़ जाती है और इसके कारण ये वाला रास्ता बंद हो जाता है और यहां से वीर्य जो है शुक्राणुओं के साथ बाहर की तरफ आ जाता है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। कहानी इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, वृषण की। चलो, सब में वृषण है, तो वृषण के बाद मूत्रमार्ग तो लास्ट में आता है, शुक्रवाहक बाद लास्ट में आता है। शुक्रवाहक वाहक दो जगह है। तो
शुक्रवाहक और शुक्रवाहक यहां पर भी है, पर यहां पर मूत्र वाहिनी है और यहां पर मूत्र मार्ग है। तो अपने को फोकस करना है किस पर? ध्यान से देखिएगा, मूत्र मार्ग पर। बात समझ में आ रही है? ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो मूत्र वाहिनी है वो तो ये ऊपर से ऐसी कनेक्टेड होती है वृक यानी कि किडनी से। तो जो पहला ऑप्शन है वो कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये दोनों तो सही हो ही नहीं सकते। बात समझ में आई? तो वृषण से शुक्रवाहिनी, उसके बाद जो है मूत्र नली या फिर मूत्र मार्ग भी इसको अपन लोग कह सकते हैं। खत्म बात। तो अपना आंसर जो ए है ये कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। राइट भैया, पहले सुनो, पहले और चौथे में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखिएगा, मूत्र मार्ग ये वाला होता है जिसको मूत्र नली कहते हैं, और मूत्र वाहिनी ये वाली होती है जो कि वृक यानी कि किडनी से कनेक्टेड होती है। राइट बोलो, यस सर। खत्म। स्क्रीनशॉट बढ़िया से। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा जो रोग है वो यौन संचारित नहीं होता है? सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, एक बार जल्दी से आप ऑप्शन बताइए, फिर करते हैं डिस्कस। हरियम। तगड़ा एक क्वेश्चन था, आपने ऑप्शंस ढूंढ लिए होंगे, आप अपन इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो भैया सवाल क्या है? देखो, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो यौन संचारित नहीं होता है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, सभी रोगों के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। देखो भैया, सिफिलिस जो है ये एक प्रकार का यौन संचारित रोग है जिसके कारण जो जनांग होते हैं उनमें घाव हो सकते हैं, फोड़े हो सकते हैं, और इनका तत्काल पता जो है वो नहीं चलता है। तो ये आप ऑप्शन जो है ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, हेपेटाइटिस जो है इसका यौन संचरण से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये कि ये यौन संचरित रोग जो है वो आपका नहीं है, यानी कि ये सेक्सुअल, देखो ये एसटीडी नहीं है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अपन इसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि ये एसटीडी नहीं है। अच्छा, एचआईवी एड्स जो है ये तो फेमस है, राइट? एड्स जो है ये तो बिल्कुल फेमस है, और ये जो है यौन संबंध बनाने से भी हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, राइट? जिसमें कि आप ये मान लीजिए कि कोई जैसे कोई एचआईवी से ग्रसित यदि है तो उसका खून किसी और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके इसमें आपने डाल दिया, उससे हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए, और इसके बाद हम बात करेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गोनोरिया की, तो ये भी जो है जिसको आप सुजाग कहते हो, राइट? तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का यौन संचारित रोग है जिसमें जो यौन जननांग होते हैं उनके आसपास सूजन हो सकती है, घाव हो सकते हैं, और संक्रमण हो सकता है। तो ये भी जो है यौन संचरित है। तो सही आंसर जो है वो क्या होगा? हेपेटाइटिस। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि आप सब लोगों को बचपन में, इनफैक्ट हम सब लोगों को बचपन में हेपेटाइटिस बी का जो है टीका भी लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ये यौन संचरित रोग नहीं होगा, और यही होगा सही ऑप्शन। बात समझ में आई? तो देखो, जितने हम क्वेश्चंस करते जाते हैं बेसिकली क्या होता है कि उससे हमारा उतना ही तगड़ा किसी चैप्टर का रिवीजन होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए बड़े ध्यान से हर एक क्वेश्चन को आप लोग सुनिएगा, समझिएगा और खोपड़ी के अंदर फिट करिएगा। चलिए भैया, अगला सवाल पूछा गया है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानताएं होती हैं क्योंकि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानताएं होती हैं क्योंकि, ध्यान से देखिएगा, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। तो भैया ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है। जैसे आप जानते हो कि भाई अमीबा में द्विखंडन यदि होता है, राइट, अमीबा में द्विखंडन यदि होता है तो इसका मतलब ये है कि एक ही अमीबा होगा एक ही अमीबा ऐसा होगा, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होगा, उसके बाद ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक जो है वो विघटित होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद एक अमीबा यहाँ बन जाएगा और एक अमीबा जो है वो यहाँ बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि सिंगल यानी कि एक जनक तो होता है, अलैंगिक जनन की यदि हम बात करेंगे तो एक ही जनक होगा। बात समझ में आ रही है? हम बात करते हैं गुलाब की, भैया कलम लगाते हैं, तो जो कलम है वो अकेली अपने आप में एक ही जनक है, उस वहां पर कोई युग्मक की जरूरत नहीं है, ना तो नर युग्मक की ना ही मादा युग्मक की। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस हिसाब से पहली बात तो सही है कि अलैंगिक जनन में ही केवल एक ही जनक भाग लेता है। दूसरी बात,
अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, गैमेट्स दो हैं, राइट जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड इंक्लूडेड इन, हम किसकी बात करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में युग्मक जो है वो शामिल नहीं होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब यहां पर ये जो अमीबा है, राइट, अब इसमें किसी प्रकार के शुक्राणु या फिर अंडाणु या फिर आपका परागकण, इन सब की जरूरत ही नहीं होती है, तो इसमें कोई युग्मक जो है वो शामिल नहीं होगा। युग्मक जो है, ध्यान से देखिएगा, युग्मक जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के लिए जरूरी होता है। बात समझ में आ गई? तो ये भी सही है, तो ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। चलो, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, तो ये तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। जिनमें अलैंगिक जनन होता है उनमें लैंगिक नहीं होता, और जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें अलैंगिक नहीं होता। तो भैया ये वाली कहानी जो है ये गलत है, और यदि ये कहानी गलत है तो उसके नीचे वाली जो कहानी है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी कैसी है, गलत है। तो ये दोनों जो हैं ये गलत हैं। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा, राइट, वो कौन सा होगा, पहला होगा और दूसरा होगा। पहला और दूसरा जो है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी नोट कर लो, ठीक, अच्छा सवाल था, तगड़ा। तो फर्स्ट और सेकंड अपना सही ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सही, गलत गलत गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कैसा होगा, सही होगा। पूछते हैं कंप्यूटर महाशय से कि भैया सही है कि गलत है, क्रॉस चेक करते हैं। बिल्कुल सही। और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा। अब अगला सवाल जो है ये पूछ रहा है कि भैया मानव मादा में निषेचन जो होता है बेसिकली वो कहां पर होता है। तो निषेचन क्या कहलाता है पहले वो तो देख लो। निषेचन होता है बेसिकली शुक्राणु एवं अंडाणु का आपस में संलयन। शुक्राणु और अंडाणु जो होंगे उनका आपस में क्या होगा, संलयन होगा, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। सवाल पैदा होता है कि ये होता कहां पर है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, गर्भाशय में मैक्सिमम लोगों को लगता है कि सर जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन है वो गर्भाशय में होगा, पर ऐसा नहीं है। गर्भाशय में नहीं होगा, अंडाशय में नहीं होगा, योनि में नहीं होगा, फैलोपियन ट्यूब या फिर जिसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी। बात समझ में आई? जिसको हम फैलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिनी बोलते हैं, यही सही ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो शुक्राणु जो है वो अंडवाहिनी के अंदर तक आते हैं, राइट। जल्दी से अपन इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि कहानी आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है। चलो ध्यान से यदि आप देख रहे होंगे तो ये जो लाल वाला भाग आपको दिख रहा है ये है अंडाशय। यहां पर अंडाणु का निर्माण होता है, यहां पर अंडाणु का निर्माण होता है, और प्रति माह मतलब 28 से लेकर 35 दिन का हम समय लें तो उसमें एक ही बार होता है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और भैया यहां से ये जो चीज ऐसी आगे की तरफ जा रही है ये है फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। चलो इसको अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, ध्यान से देखिएगा, राइट। और ये यहां से ऐसा, और ये थोड़ा यार सही बन नहीं रहा है, बना देते हैं। और ये ऐसा और ऐसा, शॉर्ट में हम ऐसा ही डायग्राम याद रखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये बेसिकली गर्भाशय है। ये क्या चीज है? तो भैया ये गर्भाशय है। ध्यान से देखेंगे ये कौन सी चीज है, तो ये गर्भाशय है। चलो इसमें एक आंतरिक आस्तर भी अपन लोग बना देते हैं गर्भाशय का। चलिए तो ये जो है ये गर्भाशय का क्या होगा, आंतरिक आस्तर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो आप ध्यान से भी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ कौन सी चीजें हैं। देखो ये वाली जो चीज है बेटा ये है ग्रीवा। बात समझ में आ रही है? बस यहीं से जो शुक्राणु होते हैं, बेसिकली वीर्य अंदर जाता है जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं। ये जो चीज है ये है योनि। ये कौन सी चीज है? तो भैया ये योनि है जहां से लिंग अंदर जाता है और वो वीर्य या शुक्राणु को अंदर छोड़ देता है। और जो शुक्राणु होते हैं, ध्यान से देखना, और जो भी शुक्राणु होते हैं, राइट, शुक्राणु जो होते हैं मान लेते हैं नीले कलर वाले जो हैं ये शुक्राणु हैं। बोलो यस सर।
यार मैंने लाल वाला ब्लैक वाला नहीं बनाना था मेरे को, रुको, हाँ, अब ध्यान से देखना, हाँ ठीक है, बोलो यस सर। चलो, तो ये जो दिख रहे होंगे ये शुक्राणु हैं, ये ऐसे जो बनाए हैं मैंने, ये शुक्राणु है बेसिकली, ये शुक्राणु है, ठीक है। अबे डायग्राम पे कोई नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट समझो यार, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर ये कैसा शुक्राणु है, आपने तो टॉपिक वाइज में अलग डायग्राम बनाया था, तो वैसा नहीं, ध्यान से देखो। तो ये शुक्राणु यहां से इस जगह तक जाता है, यहां से शुक्राणु इस जगह तक जाता है, और भैया इस जगह पर होता है निषेचन, पर दोनों तरफ नहीं होगा, शुक्राणु दोनों तरफ जाएंगे, पर जैसा कि हम जानते हैं कि प्रति माह जो भी दोनों अंडाशय हैं इनमें से कोई एक, प्रति माह जो है दोनों अंडाशय में से कोई एक जो है वो सिर्फ एक अंडाणु का ही निर्माण करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इधर वाला अंडाशय अंडाणु बनाएगा तो उधर वाला नहीं बनाएगा। कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा अंडाशय जो है वो अंडाणु का निर्माण करेगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये वो जगह होती है बेसिकली, और भी अंदर हम ले सकते हैं, राइट, जहां पर होता है क्या, निषेचन। तो निषेचन किस में होता है, तो जैसा कि आप जानते हो ये जो चीज है ये है अंडवाहिनी। और डिटेल में यदि आपको मादा जनन तंत्र समझना है तो भैया टॉपिक वाइज वीडियोस कंप्लीटेड हैं, शानदार तरीके से आप जाकर देख सकते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिएगा। तो ये वो जगह होती है जहां पर निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद जब युग्मनज बन जाता है तो उसको यहां पर प्लांट कर दिया जाता है, जिसको हम गर्भाशय कहते हैं, और यहां पर अंतरानली या फिर अंतरा जिसे हम लोग प्लेजेंटा भी कहते हैं, उसके माध्यम से उस भ्रूण का पालन पोषण किया जाता है अगले 9 महीनों तक। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, सबको अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या होगा बबुआ, अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका। तो नोट कर लो, पक्का बोलो यस सर। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और कहानी बिल्कुल सिंपल है, शानदार है, मजेदार है। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन तो द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? सब में होते हैं अलैंगिक जनन, पर मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो अमीबा में तो द्विखंडन होता है, बोलो यस सर। अमीबा जो है इसमें तो भैया द्विखंडन होगा। यीस्ट जो है इसमें क्या होगा, मुकुलन होगा। जो यीस्ट है बेसिकली इसमें क्या होगा, मुकुलन। यीस्ट जो है इसमें क्या होगा, मुकुलन। स्पाइरोगायरा में नहीं होगा, ब्रायोफाइलम में जैसा कि हम जानते हो कायिक प्रवर्धन होगा ब्रायोफाइलम की पत्तियों में। तो आंसर जो है वो क्या होगा आपका, मुकुलन। इसको एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। और आप यही सोच रहे थे कि सर मुकुलन है तो हाइड्रा ऑप्शन में होना चाहिए, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, सबको पता है कि हाइड्रा में बडिंग यानी कि मुकुलन होता है, तो आंसर में कई बार, ऑप्शन में कई बार यीस्ट रख दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मुकुलन यानी कि किस में होगा, यीस्ट में होगा। नोट किया जाए, पक्का बोलो यस सर। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? बड़ा तगड़ा सवाल है। हालांकि ये क्वेश्चन जैव विविधता और अनुवंशिकी इसके बाद वाला जो अध्याय है वहां पर भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। राइट बोलो यस सर। चलो, तो जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? कोशिका द्रव्य नहीं, राइबोसोम नहीं, गोल्गी में हो ही नहीं सकते, जीन में ही होंगे, और इसी जीन से बनता है जेनेटिक्स। बात समझ में आ रही है? तो जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण, जब हम कहते हैं ना कि भैया जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो है आसपास वाले परिवार वाले रिश्तेदार क्या बात करते हैं कि जो बेटा हुआ है या बेटी हुई है इसके नाक पापा के जैसे हैं, कान मम्मी के जैसे हैं, आँख पापा के जैसे हैं, मम्मी के जैसे, ऐसी हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बात हुआ सॉरी, इसका मतलब ये बात हुई कि जनक से यानी कि माता पिता से जब हम संतति पैदा होती है, राइट, तो जीन वो चीज होती है जो कि लक्षणों को या गुणधर्म को कैरी करती है। तो सही आंसर क्या होगा? जीन। सही ऑप्शन क्या होगा? तो बेटा जीन मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। अपन क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। और चलेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। एक मिनट, इसको नोट करो। कर लिया? बोलो यस सर। अगला सवाल क्या है? जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? ध्यान से देखिएगा, बड़ा तगड़ा सवाल है। जनक से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं?
केवल जनकों से समानता है, सिर्फ समानता होगी तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ एक समान नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। केवल जनकों से विविधताएं, केवल जो जनक होंगे उनसे विविधताएं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब दोनों चीजें जो हैं वो कैसी होंगी? सही होंगी। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, जो संतति है, संतान है, शिशु है, राइट, उसके कुछ एक चीजें जैसे कि नैन नक्श हो सकता है, या फिर आप जो है नाक का नाक की बात कर सकते हैं, या फिर आवाज की बात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये पालक जैसे हो सकती है, ये माता पिता जैसी हो सकती हैं, पर क्या सारी चीजें होंगी? हो सकता है शारीरिक बनावट जो है वो डिफरेंट हो सकता है कि पापा ऊंचे हो और बेटा छोटा हो, या फिर इसका उल्टा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो भैया समानताएं भी होती हैं और विविधताएं भी होती हैं। ध्यान से देखिएगा, जनकों के साथ में, जनक जो होते हैं उनके साथ में जो भी संतति होती है, संतान होती है, उसमें समानताएं भी होती हैं और विविधताएं भी होती हैं। समानताएं कैसे होंगी? तो हो सकता है कि कुछ कदकाठी नैन नक्श दिख जाएं उनके जैसे, जनक और संतान के। विविधताएं कैसे होंगी? तो जरूरी थोड़ी कि सोच ही मिल रही हो, जरूरी थोड़ी कि दोनों का दिमाग जो है वो एक जैसा ही काम कर रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो समानताएं भी होंगी और क्या होंगी? विविधताएं भी होंगी। बात समझ में आ रही है? और यही महत्व है। किसका महत्व है? तो ध्यान से देखिएगा, तो भैया यही लैंगिक जनन जो होता है, बात समझ में आ रही है, का महत्व है। और क्यों है महत्व? तो भाई सिंपल सी बात है, जितनी विविधताएं और समानताएं होंगी, इसके कारण हमें हर मिलने वाली जो संतति है वो कैसी मिलेगी? वो प्राकृतिक रूप से विविध मिलेगी। कैसी मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि अमीबा, एक अमीबा की जितनी संतति हो रही है वो अमीबा जैसी क्लोन है, यहां पर क्लोन नहीं होगा, तो सब अलग अलग मिलेंगी। तो सब जो है प्रकृति पर, जैसे क्या होता है कि आप सोचकर देखो, प्रकृति में कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, बोलो यस सर, कभी भी किसी भी कैसी भी दुर्घटना के समय पर यदि विविधताएं होंगी तो कोई प्रजाति अपने को ज्यादा अच्छे तरीके से बचाए रख सकती है। बात समझ में आ रही है? जिसके बारे में हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले अध्याय में, तो उसको भी बड़े ध्यान से आपको सुनना है बबुआ। तो आंसर जो है वो क्या होगा? ग होगा। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और हम बढ़ेंगे आगे, राइट। चलिए, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना? आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमीबा, स्पाइरोगायरा और यीस्ट में जनन की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं? ध्यान से देखिएगा, तो पहली बात तो ये कि यह सभी अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और यहीं पर खेल जो है वो कैसा हो गया? खत्म हो गया। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अमीबा, स्पाइरोगायरा और यीस्ट जो है ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, राइट। देखो, लैंगिक जनन नहीं हो सकता, एक कोशीय नहीं, और ये बहुकोशीय वाली बात भी गलत है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा आपका? यह अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। बढ़िया से इसको अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, आप कॉपी में नोट करेंगे और हम बढ़ेंगे आगे, राइट। बोलो यस सर। चलो हरी अप, पक्का? ठीक है, चलिए 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 चलिए। हाँ जी, तो स्पाइरोगायरा जो होगा, राइट, इसमें अलैंगिक जनन जो है वो किस रूप से होगा? ध्यान से देखिएगा, इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। हरिओम। चलिए, तो क्वेश्चन जो है वो तगड़ा था, ध्यान से देखिएगा। स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? तो भैया स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन जो होता है वो पुनर्जनन के द्वारा होता है। स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन जो है वो किसके कारण होता है? तो भैया पुनर्जनन के कारण होता है। ध्यान से देखिएगा, और ये कहां पर होता है? तो स्पाइरोगायरा पाया जाता है जल में। हरे कलर का शैवाल तो नहीं कह सकते, पर एक प्रकार का पादप या जीव कह सकते हो। चलिए, तो ये कैसा है? तो स्पाइरोगायरा जो है ऐसे ग्रीन कलर का होगा, बना भी देते हैं अपन, रुको, ऐसा ग्रीन कलर का ऐसे पट्टी नुमा होता है स्पाइरोगायरा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, इसमें और इसमें ऐसे येलो कलर के ऐसे पार्ट्स बने होते हैं। अब यदि हम इसको कुछ पार्ट्स में क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। यदि हम इसको कुछ भाग में क्या कर देंगे?
तोड़ देंगे, राइट। बात समझ में आ रही है। ऐसे छोटे छोटे आपने इसके क्या कर दिए, ये टुकड़े कर दिए, आपने कहा कि नहीं नहीं तूफानी करते हैं, इसके टुकड़े कर दिए ऐसे, ठीक है जी, ऐसे टुकड़े कर दिए। तो क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा जो है, प्रत्येक अंश जो है, प्रत्येक टुकड़ा जो है वो क्या करेगा, अपने आप को पूर्ण विकसित कर लेगा। ये अपने आप को क्या कर लेगा, पूर्ण विकसित कर लेगा। बात समझ में आ रही है। और पुनर्जनन माध्यम से इसमें क्या हो जाएगा भैया, इसमें अलैंगिक जनन हो जाएगा। तो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। और देख लेते हैं, एक कोशिका का दो कोशिका में विभाजित होना बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला, अमीबा नहीं है भैया। एक कोशिका का अनेक कोशिका में विभाजन, ये भी नहीं होने वाला क्योंकि प्लाज्मोडियम नहीं है। बात समझ में आ रही है। पुरानी कोशिकाओं में नई कोशिकाओं का बनना, ये भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन है राइट, वो क्या होगा, बेसिकली तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे यदि, तो अलैंगिक जनन हो सकता है पुनर्जनन के द्वारा। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। और इसको अपन ने क्रॉस चेक किया और कहानी जो है वो बिल्कुल सिंपल है, शानदार है, मजेदार है। कॉपी में आप इसे नोट करें। हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ, राइट, बोलो यस सर। चलो, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम में कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की जो क्षमता होती है, राइट। व्हाट डज प्लाज्मोडियम, तो यदि आपसे कोई पूछे तो आप जानते हो एक प्रकार का क्या है भैया, मलेरिया फैलाने वाला जो है, राइट, जीवाणु है। एक प्रकार का मलेरिया फैलाने वाला जीवाणु है जो कि संक्रमण के बाद सीधे हमारे लीवर यानी कि यकृत को टारगेट करता है। और इसमें क्या होता है, तो आंसर जो है वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुविखंडन। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुविखंडन, राइट, बोलो यस सर। तो भैया इसमें बहुविखंडन होगा, जो कि विखंडन, बात समझ में आ रही है, विखंडन श्रेणी में आने वाला अलैंगिक जनन है। ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या होगा, बहुविखंडन या फिर बहुखंडन। इसका मतलब ये कि मुकुलन तो नहीं हो सकता, हाइड्रा नहीं है, न्यूनकारी विभाजन भी नहीं हो सकता, द्विविभाजन भी नहीं हो सकता। देखिए विभाजन तो होगा पर अमीबा जैसे द्विविभाजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सही आंसर जो है वो क्या होगा, बहुविभाजन। सही आंसर जो है वो क्या होगा, तो भैया बहुविभाजन सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर यकृत पे क्या करता है, असर करता है। और यकृत पे असर करने के बाद ये जो है आरबीसी यानी कि क्या कहते हैं हम इसको, ध्यान से देखिएगा, रेड ब्लड सेल पर असर करता है। दैट्स ऑल। और इसी तरीके से मलेरिया का जो संक्रमण होता है वो कैसा होता जाता है भाई, बढ़ता जाता है, आगे प्रोसीड होता है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, आंसर होगा बहुविभाजन। अपन क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल सही कहानी। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो ध्यान से देखना, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम जो है वो कौन सा होगा। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन पढ़ो, अपने से एक बार ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ, फिर बढ़ते हैं आगे। हरिओम। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत शानदार है क्योंकि भैया इससे क्लियर होने वाले हैं अपन के कॉन्सेप्ट, राइट। ध्यान से देखो, जब हम बात किसकी कर रहे हैं, पुष्पी पौधों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह होगा कि इनमें होगा लैंगिक जनन, राइट। और यदि इनमें लैंगिक जनन होगा तो सबसे पहले एंट्री होगी युग्मक की। किसकी एंट्री होगी भैया, युग्मक की। और कौन से युग्मक, तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ तो क्या हो जाएगा, परागकण हो जाएगा, बोलो यस सर। तो एक तरफ तो परागकण हो जाएगा जो कि बेसिकली नर युग्मक है, किसके अंदर, पुष्पी पौधों के अंदर। और दूसरा जो युग्मक होगा, ध्यान से देखिएगा, राइट, बोलो यस सर, ये कौन सा होगा, तो भैया ये अंडाशय होगा, मतलब अंडाणु होगा, या आप इसको अंड कोशिका कह सकते हैं, बोलो यस सर। चलिए, तो ये है, हो गया अंड कोशिका, बोलो यस सर। तो ये अंड कोशिका हो गया। दोनों को अपन ने जब मिलाया, दोनों को जब हमने मिलाया, राइट, दोनों युग्मकों को जब हमने मिलाया तो क्या मिला, तो युग्मनज मिला। क्या मिला, युग्मनज। क्या मिला, युग्मनज मिला। कौन सी चीज मिली, युग्मनज मिला। दोनों, अब ये युग्मनज जो था ये किस में परिवर्तित हो जाएगा भाई, भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। भ्रूण जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो नवोदित में। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि भ्रूण जो है, जहां पर भी लैंगिक जनन होगा, भ्रूण वहीं पर विकसित होगा। कई बार क्या होता है कि सिर्फ हम नर या फिर हम सिर्फ मनुष्यों में लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि भ्रूण मतलब
शिशु के पहले वाली अवस्था। पर ऐसा नहीं है, जब भी हम लैंगिक जनन की बात करेंगे भ्रूण जो है वो हमेशा विकसित होगा। बात समझ में आ रही है? तो भैया सबसे पहले युग्मक, उसके बाद युग्मनज जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, फिर भ्रूण जिसे हम बोलते हैं फीटस, और उसके बाद जो है नवोपदीप्त। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कैसे कैसे नाम है। ठीक है, चलो तो अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से इसको देखिएगा। तो युग्मक ठीक है, युग्मनज ठीक है, भ्रूण है, मुझे लग रहा है पहले ही ऑप्शन सही है। युग्मक युग्मनज पहले नहीं हो सकता। अरे 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 खत्म। बात समझ में आई? तो सही ऑप्शन जो है बबुआ वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, का होगा। राइट, चलिए लेकर चलते हैं आपको अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक स्पीशीज यानी कि प्रजाति के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? बड़ा तगड़ा सवाल है और इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि ये क्वेश्चन जो है इससे हमारे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का या चैप्टर्स का क्या होता है, रिवीजन होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिए। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं नर या पुरुष की, जब हम बात करते हैं, बात समझ में आ रही है? चलो अपन यहां पुरुष लिख देते हैं। तो जब हम बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष में आपने देखा होगा कि देखो 44 जो गुणसूत्र हैं वो तो एक समान रहते हैं, बोलो यस सर। और साथ में पाए जाते हैं बाबू क्या, साथ में पाए जाते हैं एक्स और वाई। साथ में जो है पाए जाते हैं क्या, तो साथ में पाए जाते हैं एक्स और वाई। मतलब कि 44 आपके जो गुणसूत्र होंगे वो तो एक समान होंगे। बात समझ में आ रही है? पर 45वां और 46वां जो होगा वो एक्स वाई होगा। कुछ इसी तरीके से यदि हम स्त्री की बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें, गुणसूत्रों की बात करें, राइट, तो भैया फिर ये 44 भी यहां पर एक समान होंगे। प्लस 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 प्लस, ध्यान से देखिएगा, प्लस ये जो 45वां और 46वां होगा ये कैसा होगा, एक्स एक्स होगा। बात समझ में आ रही है? तो 44 तो एकदम सेम है, क्लियर है? 44 तो एकदम सेम है, और वहां स्त्री के भी 44 बिल्कुल सेम है। पर 45वां और 46वां, राइट, ये कैसा होगा, दोनों में अलग अलग होगा। पुरुष में होगा एक्स वाई, स्त्री में होगा एक्स एक्स। ठीक है, बोलो यस सर। ठीक है, तो अब यहां से कितना आता है, तो देखो बेटा यहां से आता है 22, ठीक है, और यहां से आता है 22, तो आधा आधा कर इसने कितना बना लिया, 44 बना लिया। पर किसी भी, जब हम मनुष्य प्रजाति की बात करते हैं, जो क्रोमोसोम है बेसिकली वो 46 होता है। सवाल पैदा होता है कि अब एक्स वाई होगा कि वाई वाई होगा, क्या होगा सर वो बता दो। देखो तो ये 44 में से 22 ही आते हैं, वहां पर भी 44 में से 22 ही आते हैं। बात समझ में आई? और इस तरीके से यहां पर ये 44 हो जाता है। अब 45 और 46वें के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। कौन से 4 ऑप्शंस होते हैं, ध्यान से आप देखेंगे सभी, राइट। पहले वाले का एक्स आपने मिलाया, दूसरे वाले के, यार उसको अपन ग्रीन करते हैं क्या, हाँ उसको अपन ग्रीन कर देते हैं, रुको, तो उससे क्या रहेगा ना, आपको क्लिक होगा जल्दी। ये ग्रीन कर दिया बेटा, ठीक है। चलिए, तो पहला एक्स और यहां पर एक्स, एक ऑप्शन ये हो गया, राइट, बोलो यस सर। दूसरा जो ऑप्शन है वो है यहां से एक्स और उधर से एक्स हो चुका है। अच्छा जी, हाँ ठीक है, ये वाला एक्स देखो यहां पर 2 एक्स हैं, पहला वाला एक्स दूसरा वाला एक्स, तो पहले एक्स के साथ ये मिल चुका है, अब ये मिलेगा किसके साथ में भैया, दूसरे वाले एक्स के साथ, बोलो यस सर। इसके बाद इसका y, बोलो यस सर। तो भैया ये हो गया इसका y, ठीक है जी, और दूसरे वाले का x ये लो, और उसके बाद ये वाला y और उधर वाले का दूसरा वाला, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। चलो, तो इस तरीके से y हो गया, और बाबू यहां पर जो है ये x था और ये x हो गया। बात समझ में आ रही है? तो 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। यदि ये दोनों ऑप्शन होते हैं राइट, तो इसका मतलब जो है लड़की, इसका मतलब ये कि जो शिशु है वो लड़की होगी, और इसका मतलब है कि जो शिशु है बेसिकली वो क्या होगा, लड़का होगा। खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये 44 तो कांस्टेंट होंगे, पर 45वां और 46वां ही लिंग का निर्धारण करेगा, जिसके ये 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ये 4 ऑप्शंस यदि हो सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा, एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में गुणसंख्यों की संख्या किसके कारण नियत यानी कि एक समान बनी रहती है। ध्यान से देखिएगा, एक समान बनी रहती है।
किसके कारण एक समान बनी रहती है? मतलब ये कि यदि जनक के पास में टोटल 46 गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, राइट, तो भैया संतति के पास भी उतना ही होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये 44 हो गए और इनमें से कोई भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो 46 हो जाएंगे। बोलो यस सर, ठीक है। चलो समझ लेते हैं इस खेल को। युग्मनज के बनने के बाद गुण संख्यों की, युग्मनज के बनने के बाद गुण सूत्रों की संख्या का क्या हो जाना? 2 गुना हो जाना। युग्मनज के बनने के बाद गुण सूत्रों की संख्या का 2 गुना हो जाना, गलत बात। इसमें तो 88 हो जाएंगे। युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना, बिल्कुल सही बात है बबुआ। गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना मतलब ये कि यहां पर जो 44 थे वो आधे होकर कितने हो गए? 22 हो गए। इधर से भी 44 आधे होकर 22 हो गए। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो यही क्या होगा अपना सही आंसर, सही आंसर। और क्या होगा ये? सही आंसर। युग्मक बनने के बाद गुण सूत्रों की संख्या का 2 गुना हो जाना। नहीं भैया, 22 को जोड़िए, 44 बनाइए, उसके बाद इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन जुड़ जाएगा और इससे लिंग का निर्धारण होगा। तो ये 44 एक समान होते हैं, बाकी डिफरेंट होते हैं। ये भी गलत हो गया। ख जो है हमारा सही आंसर होना चाहिए और है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है? अपने से ट्राई करना है। ऐसे क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कभी कभी ये कंफ्यूज करवा देते हैं। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। चलो नोट कर लो। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पुरुषों में वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पुरुषों में वृषण जो है वो वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं। जैसा कि आप जानते हो, राइट, कि यदि ये वृषण कोश है, इस तरीके से यदि ये वृषण कोश है, प्रत्येक पुरुष में जो है एक जोड़ा यानी कि 2 वृषण कोश पाए जाते हैं, शरीर के बाहर पाए जाते हैं, ताकि तापमान थोड़ा कम रहे। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहता है, जिससे शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो भैया ये बन गया वृषण कोश के अंदर, वृषण अपन ने बना दिया, राइट। और इसमें भी यदि आप देखेंगे तो अंदर की तरफ पे ये यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर इस तरीके से अधिवृषण पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो शुक्राणुओं का निर्माण कहां पर होगा? वृषण के अंदर होगा, और अधिवृषण वो जगह होगी जहां पर शुक्राणु जो है वो स्टोर रहेंगे। बात समझ में आ रही है? और इसके अंदर भी बहुत सारी पालियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको अपन ने पूरा नर जनन तंत्र में पढ़ रखा है। बात समझ में आ रही है? घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से ये ऐसा कनेक्टेड है, यहां से ऐसे शुक्राणु जो है वो अंदर की तरफ जाते हैं, और जैसा कि आप जानते हो कि यहां से फिर ये बाहर की तरफ चले जाते हैं, ऐसे जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? तो बबुआ ये कहलाती है शुक्रवाहिनी। ये क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनी। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। पुरुषों में वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है किसमें? मैथुन प्रक्रिया में। शुक्राणु बनने में तो सहायता मिलती है। युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण होने में, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में भी हो सकता है, मैथुन प्रक्रिया में अंदर यदि होंगे तो उसका मैथुन प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैथुन प्रक्रिया के लिए शिश्न का बाहर होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि शरीर से शिश्न जो रहेगा वो बाहर रहेगा, तभी वो प्रॉपरली योनि के अंदर जाकर जो वीर्य है उसको छोड़ सकता है। चलिए, तो मैथुन प्रक्रिया वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण में नहीं, शुक्राणु बनने में, दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन, ये होना चाहिए। बात समझ में? और बिल्कुल सही है। चलो, कंफ्यूजिंग सवाल था बबुआ है। बात समझ में आ रही है? यदि बात यहां पर शिश्न की होती कि भैया ये शरीर के बाहर क्यों होता है, तो फिर ऐसे ऑप्शन सही हो सकते थे। अभी वृषण अंदर हो या बाहर हो, बात समझ में आ रही है, उससे मैथुन प्रक्रिया में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, निर्माण में असर पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये जो वृषण होता है ये नर शरीर के अंदर हो या फिर बाहर हो, उससे शुक्राणु निर्माण में जो है दिक्कत आ सकती है, मैथुन प्रक्रिया में आ ही नहीं सकती। भाई मैथुन बेसिकली है क्या? राइट, वीर्य के बाहर निकलने की, स्खलित होने की जो क्रिया है उसको अपन मैथुन कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सवाल थोड़ा सा तगड़ा था,
बात समझ में आ रही है? तो मैथुन प्रक्रिया का लेना देना वृषणों की जो स्थिति है, वृषण कोश की जो स्थिति है, उससे कोनू लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, और स्थानांतरण से भी लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है शिश्न के साथ में। तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, और तो ये तो गलत ही हो गया फिर। बात समझ में आई? तो ऐसे कभी कभी बड़े कंफ्यूजिंग सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं, पर भैया अपनी भी तगड़ी प्रैक्टिस से अपन घबराएंगे नहीं। ठीक है जी, चलो नोट कर लो बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से। ठीक, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, यौन आरंभ पर या यौनावस्था की शुरुआत पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? ऐसा कौन सा कार्य है राइट जो वृषण होते हैं वो नहीं करते? ओके, तो देखना है वृषण और कौन सा कार्य नहीं करते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। राइट, तो जनन कोशिकाओं का निर्माण ये तो करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन का स्त्राव ये तो करते ही करते हैं, इस हार्मोन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? ये शारीरिक और मानसिक दोनों मनोदशा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अपरा का विकास, बाबू ये नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि भैया अपरा जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। बात समझ में आ रही है? अपरा वही एक नली होती है बेसिकली, जिसको आप पोषक नली कह सकते हो, जिसको आप ये समझ लो कि जो माँ है, बात समझ में आ रही है, और शिशु के बीच में जो कनेक्शन होता है, क्योंकि भैया शिशु तो गर्भाशय के अंदर है। बोलो यस सर। तो शिशु का पालन पोषण, भरण पोषण कैसे होगा? शिशु के अंदर जो जय प्रक्रम चल रहा है, बात समझ में आ रही है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कैसे आदान प्रदान होगा मां के शरीर के साथ में, तो उसका रोल कौन प्ले करती है? अपरा यानी कि प्लेसेंटा। बात समझ में आ रही है? चलिए, और एस्ट्रोजन का स्त्राव भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है, राइट, ध्यान से देखिएगा, जो सिर्फ मादा में होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों ऑप्शन कैसे होंगे? गलत होंगे। और दोनों ऑप्शन गलत होंगे मतलब तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का जो है ये दोनों गलत होंगे। तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत होगा। क्या कहीं पर दिया हुआ है? आप चेक कर लेते हैं। राइट, पहला दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा नहीं, तीसरा चौथा सही, पहला चौथा गलत। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलिए, तो इस तरीके से एक तगड़ा क्वेश्चन था, और ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन मस्ट बी रॉन्ग, और चलो नोट कर लो। ठीक, बोला यस सर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ बिल्कुल सही है, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, मैंने भी वही टिक लगाया था। राइट, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। चलिए भैया, अगला सवाल हमसे कहता है कि जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि, जीवधारियों के लिए भैया जनन करना अनिवार्य है ताकि, बात समझ, अभी जनन करना अनिवार्य है, बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि जरूरत से ज्यादा जनन करना। अब सरकार का आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जनसंख्या नियंत्रण पे कि भैया हम दो हमारे दो, बात समझ में आ रही है? पर कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जब एक घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो संसाधन है बेसिकली वो कैसे हो जाते हैं? राइट, कम पड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम दो हमारे दो, और इससे, बात समझ में आ रही है, इससे हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहती है। किसकी? भैया माँ की। बात समझ में? चलो, तो हम बात करेंगे जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि वो अपनी संतति को, ठीक है, प्रकृति के हिसाब से क्या कर सके? आगे बढ़ा सके, व्यष्टि जीवित बना रहे, वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सके, वृद्धि को बनाए रखें, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की निरंतरता को बनाए रखें। बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आई? तो ये अपना मेरे ख्याल से सही ऑप्शन है। क्रॉस चेक अपन इसको करेंगे, दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। अब सवाल पैदा होता है कि सर ऊपर भी तो कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई देखो, वृद्धि को बनाए रखना नहीं, क्योंकि वृद्धि का खेल होता है सीधे सीधे इसके साथ में जैव प्रक्रम के साथ में। वृद्धि का जो खेल है वो सीधे सीधे होता है जैव प्रक्रम के साथ में। मतलब ये कि आपका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा वो तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और पहला वाला भी गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? अपना डी 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 फॉर डन। ठीक, चलो
ठीक, चलिए अब देखते हैं भैया कि पिटारे में से अगला सवाल जो है वो क्या निकलता है। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं जो कि बिल्कुल जरूरी है संततियों को पैदा करने के लिए और भैया जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि ये परिवर्तन नहीं होंगे तो लैंगिक जनन होने वाला ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? युग्मकों का निर्माण होने वाला ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाइए जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से आता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शंस आपको थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं। तो भैया दूध के दांतों का टूटना ये तो गलत ही है। ठीक है, कद का बढ़ना ये भी गलत है क्योंकि कद बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, कम भी रह सकता है। कुछ लोग बचपन से ही बहुत ऊंचे रहते हैं, कुछ लोग एक एज के बाद भी छोटे रहते हैं। बात समझ में आ रही है? पर यदि हम बात करेंगे आवाज का भारी होना, तो आवाज जो है उसका भारी होना एक बिल्कुल सिग्नल है किस बात का? राइट, कि भैया लड़कों में लैंगिक परिपक्वता आ चुकी है, लैंगिक परिवर्तन हो चुका है। वजन का बढ़ना ये किसी भी एज में हो सकता है। बात समझ में आ रही है? पर यदि हम बात करेंगे तो भैया 13-14 साल के आसपास जो है हमारे शरीर के अंदर, यदि हम बात करें नर की या फिर मादा की, तो शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोनों में परिवर्तन आते हैं जिसके कारण, बात समझ में आ रही है, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के जो है परिवर्तन या फिर आप ये कह सकते हो परिपक्वता कनेक्ट हो जाती है लड़कों के साथ में भी और लड़कियों के साथ में भी। और एक दूसरे को देखकर आकर्षित होना या अट्रैक्ट होना ये भी हार्मोन के कारण होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें ऐसा कोई डिप्रेस होने वाली बात नहीं है या परेशान होने वाली बात नहीं है कि किसी किशोर को या फिर किसी युवा को, बात समझ में आ रही है, कोई लड़का है तो उसको लड़की पसंद आ रहा है, अच्छी बात है भैया। लड़की को लड़का पसंद आ रहा है, अच्छी बात है। पर उस अच्छी बात के कारण समय बर्बाद करना और डिस्ट्रैक्ट होना ये गलत बात है। बात समझ में आ रही है? यदि अट्रैक्शन है तो ये अच्छी बात है, आप बायोलॉजिकली फिट है। यदि अट्रैक्शन नहीं है, मतलब एक लड़के को यदि कोई लड़की अच्छी नहीं, कोई मतलब कोई भी रैंडम की बात हम कर सकते हैं, या फिर किसी लड़की को यदि कोई लड़का अच्छा ही नहीं लग रहा है, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, बात यहां प्यार की बात नहीं हो रही है, यहां अट्रैक्शन की बात हो रही है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मान लो कि ये बायोलॉजिकल डिफेक्ट है। बात समझ में आती है? क्लियर ये कहानी है? पर यदि आकर्षण है तो बायोलॉजिकली आप फिट हैं, इसलिए परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, और सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा? आवाज का भारी होना। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो कहता है राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है जिन पर बीजाणु धानियां लगी होती हैं? तो एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा राइजोपस बनाते हैं, आओ रगड़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इस तरीके से हमने ये मूल यहां पर ऐसे बना रखा है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे बाबू, राइट, बोलो यस सर। तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये इस तरीके से यहां पर हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, और ये जो चीज होती है जिसको आप कहते हो नालियां, ये कहलाती हैं, तो तंतु तो नहीं है, राइट, यही कहलाता है हाइफे। क्या कहलाता है? तो भैया यही कहलाता है हाइफे। और इस जगह पर ऊपर की तरफ ध्यान से देखिएगा, यहां पर होती हैं बीजाणुधानी जिनके अंदर बीजाणु होते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसके आसपास 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 इस तरीके से बहुत छोटी छोटी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, राइट 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 राइट, ऐसे ये होते हैं बीजाणु। बात समझ में आ रही? तो ये बीजाणुधानी होती है। तो इस तरीके से बात समझ में आ गई। इस तरीके से राइजोपस जो होता है उसमें अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होती है। बात समझ में आई? पूरे से बना दो, कोनो घबराने वाली बात नहीं है बबुआ। अच्छा, एक और चीज आपने देखी, जितने अपन क्वेश्चंस करते हैं उतनी अपनी तगड़े तरीके से प्रैक्टिस होती है। इसलिए बेटा सुकून से बैठकर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व किया करो और सेल्फ स्टडी भी किया करो। बात समझ में आ रही है? जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और परीक्षा में आपको उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर? बोलो यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चेक तो अपन ने किया ही नहीं, चेक कर लेते हैं। आंसर क्या होगा? हाइफे। ठीक, चलो। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? बात समझ में आ रही है? तो भैया एक बात बताओ,
जब मैं बात करता हूं कायिक प्रवर्धन की, राइट, तो ये जो प्रक्रिया है ये बेसिकली क्या है? ये अलैंगिक जनन है। ठीक है, अलैंगिक जनन है, मतलब इसमें युग्मनज जैसी कोई बात नहीं होगी। ये जो है ये कैसा है? अलैंगिक जनन है। मतलब यहां पर युग्मनज जैसी बात ही नहीं हो सकती, यहां पर युग्मक जैसी बात ही नहीं हो सकती, यहां पर नर मादा एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ में आई? तो कायिक प्रवर्धन की जब हम बात करेंगे तो ये अलैंगिक जनन है। मतलब ये कि इसमें पुष्प आएगा ही नहीं, इसमें जो है फूल आएगा ही नहीं आएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसमें फूल आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भैया पुष्प में होता है लैंगिक। तो जहां जहां पर पुष्प वाला ऑप्शन है वो सीधे सीधे कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ठीक है जी, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो फूल जो होता है उसमें कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उसके जो अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें पत्तियां हो सकती हैं, जड़ें हो सकती हैं या फिर तना हो सकता है। जैसे कि आप ब्रायोफाइलम को जानते हो, ब्रायोफाइलम जो होता है वो अपनी पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन के माध्यम से अलैंगिक जनन जो है वो करता है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो इस तरीके से तना हो सकता है, जड़ें हो सकती हैं और हो सकती हैं बबुआ पत्तियां, जिनमें जो है राइट, जिनमें जो है कायिक प्रवर्धन के माध्यम से अलैंगिक जनन जो है वो हो सकता है। और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? बोलो यस सर। और इसको आप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है जी। चलिए आइए 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 आगे बढ़ते हैं। डबल रोटी के स्लाइस पर कवक की यानी कि यीस्ट की तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी क्या क्या है? ध्यान से देखिएगा। बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, बिल्कुल सही बात है, बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन का, राइट, ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन का क्या है? एग्जाम्पल है। चलिए, डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता, बिल्कुल सही है, बिना नमी के नहीं होने वाला। मतलब जो ब्रेड है, डबल रोटी है, एक तो यार क्या है ये जो ब्रेड है ना, राइट। अच्छा, इस डबल रोटी को पहले मैं ना बर्गर जैसा कुछ समझा करता था बचपन में। पूछो क्यों? क्योंकि एक ऐसी नीचे ब्रेड, उसके ऊपर दूसरी वाली डबल। बाद में पता चला कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। डबल रोटी मतलब सीधे सीधे ब्रेड की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? बोले यस सर। चलिए, तो इसमें नमी और पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? मतलब आप यदि तेज कड़ी धूप में किसी ब्रेड को रख देंगे तो उसमें, ठीक है, कवक का विकास नहीं हो सकता। तेज गर्मी में कवक मर जाएगा और ये सूख कर, बात समझ में आ रही है, ब्रेड जो है वो सूख कर टोस्ट जैसी कड़क हो जाएगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नमी और पोषक तत्वों की मौजूदगी में ही कवक जो है वो क्या करेगा? फैलेगा। चलिए, नलिकाकार शाखित हाइफे की मौजूदगी, सिर्फ हाइफो से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ हाइफो से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए नमी और पोषक मतलब बीजाणुधानी का होना बहुत जरूरी है। गोलाकार बीजाणुधानियों का निर्माण, तो भैया इन दोनों से कुछ नहीं होने वाला जब तक ऊपर की दोनों चीजें नहीं पाई जाती। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पहला और दूसरा, ठीक है बाबू, पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो कैसे होंगे? बिल्कुल सही होंगे। पहला और दूसरा, पहला और तीसरा गलत, दूसरा चौथा गलत, पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो क्रॉस चेक करेंगे, आ जाओ। तो पहला और दूसरा। चलिए, इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगला सवाल कहता है कि पराग नली की जो लंबाई है वो निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? तो भैया इसके लिए अपन एक जल्दी से फूल बनाते हैं, राइट। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके लिए अपन जल्दी से एक फूल बनाते हैं। पर यार फूल बनाने के लिए अपन काट पृष्ठ बनाते हैं फूल का, ठीक है? बोलो यस सर। चलो, राइट। और जैसा कि आप जानते हो कि भैया यहां पर अंडाशय होता है। बोलो यस सर। और जैसा कि आप जानते हो कि यहां पर जो है ऐसा
ऐसा वर्तिकाग्र होते हैं, बोलो यस सर। और ये जो दूरी होती है, राइट, ये जो दूरी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, परागनली की लंबाई। बात समझ में आई? पूरा फूल मैंने अभी नहीं बनाया, रुको मैं पूरा फूल बनाने की कोशिश करता हूं, पूरी पूरी। ये लो, अपने को बायोलॉजी पे फोकस करना है, ड्राइंग पेंटिंग पे नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसी मैं ड्राइंग करने वाला हूं आपका जो है चित्रकारी से विश्वास उठ सकता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। हाँ भैया, चलो ऐसा। और अपन एक काम करते हैं, अपन पूरा खेल बनाते हैं यहाँ पर। चलो ये लो, ये लो, ठीक है। तो अभी जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, जल्दी में इसको देखकर आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया होगा कि सर आपसे बहुत अच्छे डायग्राम्स तो हम लोग बना लेते हैं, राइट। चलिए 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 चलिए, इस तरीके से भैया ये पूरा पेड़ हो गया, फूल हो गया, और यार मतलब ठीक ठाक ही बन गया है। ओके, कोई बात नहीं। अपन एक काम करते हैं, रुको, अपन थोड़े परागकोश वोश सब ये सब भी बना देते हैं। चलो, ये दिख रहे होंगे आपको, बोलो यस सर। ये दिख रहे होंगे आपको, बोलो यस सर। ठीक है, और ये यहाँ पर यदि आपको पता हो तो इस तरीके से परागकोश होता है, और इसके अंदर पाए जाते हैं क्या भैया, इसके अंदर पाए जाते हैं क्या 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 परागकण। तो जो ये वाला भाग बना हुआ है ये पुंकेसर है, जिसमें परागकण होगा, तंतु होगा, परागकोश होंगे, और ये जो बीच वाला भाग बना हुआ है इसको हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं, जिसके अंदर वर्तिकाग्र होगा, वृत्तिका होगा, और यहां पर अंडाशय होगा। तो मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो डिस्टेंस है ना बाबू, ये वाला जिसको अपन एक्स डिस्टेंस कहते हैं, जो कि बेसिकली यहां इन दोनों के बीच का होता है, इसी को हम बोलते हैं परागनली, क्योंकि यहीं से, ध्यान से देखिएगा, यहीं से जो पराग होता है वो इसके अंदर आता है। ये मैंने उभयलिंगी पुष्प बनाया है क्योंकि इसमें एक में ही स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये जो डिस्टेंस x होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं क्या, परागनली की लंबाई। ठीक है, और वो कौन सी होगी तो देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये होती है भैया वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र एवं, राइट, वर्तिकाग्र एवं वर्तिकाग्र और बीजांड। बात समझ में आ रही है? जहां पर बीजाणु होते हैं उसके बीच की दूरी के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ऑप्शन होगा तो खेल लेंगे खेल, है ना। चलो परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, नहीं, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड नहीं, पुंकेसर के भीतर, ठीक है, पुंकेसर के भीतर, एक मिनट, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड, हाँ ये ऑप्शन सही होगा। सॉरी बेटा, यहां से लेकर यहां तक तो परागकण यहां पर आ चुके हैं, यदि परागकण यहां पर आ चुके हैं तो वो यहां से अंदर जाएंगे, युग्मनज होगा, निषेचन होगा, दैट्स ऑल, राइट। चलिए, तो ये ऑप्शन सही होगा। पुंकेसर के भीतर परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह नहीं हो सकता, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और वर्तिकाग्र का निचला भाग ये भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ये डिस्टेंस, राइट। बोलो यस सर। हम इसको क्या करने वाले हैं, एक बार बढ़िया तरीके से क्रॉस चेक, राइट। चलो, तो बिल्कुल सही है और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए 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 पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले बात हो रही है किसकी, ध्यान से देखिएगा, पुष्प की बात हो रही है, और कौन सा कथन सही है इसकी बात हो रही है। तो भैया यहां पर आपको पुष्पा सुनकर फ्लावर ही समझना है, फायर नहीं समझना है, नहीं तो आपका एग्जाम में रिजल्ट फायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इधर पे अपने को पुष्पा सुनकर फ्लावर ही समझना है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो, पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, दोनों तरीके से हो सकते हैं। यह लैंगिक जरण के अंग होते हैं, यह पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, निषेचन के बाद इससे फल बनता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना है अपने को।
पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं? नहीं। हाँ, लैंगिक जनन के अंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये गलत है। ये पौधे के सभी वर्गों में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। पौधे जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही तरीकों से क्या कर सकती है, ध्यान से देखिएगा, राइट, आप प्रजनन कर सकते हैं, तो ये गलत है। निषेचन के बाद इससे फल बनता है, ये बात बिल्कुल सही है कि फल जो है वो निषेचन के बाद ही बनेगा। तो दूसरा और चौथा जो है बाबू वो बिल्कुल सही होगा। पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, खत्म बात। सो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। क्रॉस चेक अपन करेंगे और कहानी बिल्कुल सिंपल है, राइट, आप इसको नोट कर लेंगे। हरिया मुझे ना कमेंट बॉक्स में एक बात बताना, आप सब लोग, अपन जैसे इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्या इससे आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है, बहुत बढ़िया बात, बताने की जरूरत नहीं है। पर यदि नहीं हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे जाइए और अपना जो भी डाउट है उसको वहां पर पुट कर दीजिए। बात समझ में आई? चलो, यस सर। सॉरी, अगला सवाल। एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? हम बात कर रहे हैं किसकी? एक लिंगी पुष्प की। मतलब या तो देखो, एक लिंगी का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, या तो नर या मादा, कुछ ठीक है उभयलिंगी भी होते हैं जिनमें जैसे कि सरसों हो गया या गुड़हल हो गया, इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो या तो नर या फिर मादा, बात समझ में आई? तो देखो, एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होंगे? नहीं हो सकता भाई, एक लिंगी है। तो या तो इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अंडाशय, बीजांड और वर्तिका और वर्तिकाग्र होगा, या तो ये होगा या फिर क्या होगा भैया, पुंकेसर होगा। तो या तो परागकण वाला भाग होगा या तो वर्तिकाग्र वाला भाग होगा। तो कहने का मतलब यह है कि भैया या तो इसमें पुंकेसर होगा या फिर इसमें स्त्री केसर होगा, दोनों इसमें नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला तो गलत हो गया। सॉरी 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 बेटा, आप गलत हो, सारे ऑप्शन आप गलत हो। चलो, ये गलत हो गया। इसमें या तो पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर होगा, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें परागण होता है। वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होता है फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। इनमें परागण होगा, यह गलत है। बात समझ में आ रही है? यदि स्त्री केसर है, यदि फीमेल फ्लावर है तो ही परागण होगा। बात समझ में आई? मेल में कैसे होगा? तो नहीं हो सकता। तो वो भैया वो वाला गलत हो गया आपका। तो वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होता है फल उत्पन्न नहीं कर सकते। वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होता है वो फल उत्पन्न नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। फल उत्पन्न करेंगे कौन? जिनमें स्त्री केसर होता है। इसलिए दूसरा और चौथा अपना सही है, ये सही है, बाकी के गलत है। बात समझ में आ गई? चलो क्रॉस चेक पक्का, ये लो। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो कैसा होगा? सही होगा। नोट किया जाए, बढ़िया सवाल था ये। ठीक, चलिए हम इस कहानी को और आगे लेकर चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अच्छा जी, ठीक है। पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, इसकी बात हो रही है। देखते हैं। लैंगिक जनन, ठीक है, इसे दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। एक नर युग्मक जैसे कि परागकण और एक मादा युग्मक जैसे कि अंड कोशिका, दोनों की जरूरत होती है। सही बात। निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है। हाँ भैया, बिल्कुल सही है। निषेचन जो है वो एक अनिवार्य घटना होती ही होती है, क्योंकि बिना निषेचन के लैंगिक जनन नहीं होने वाला है। इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनता है। बिल्कुल सही बात। इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है। गलत बात भैया, क्लोन जो है वो सिर्फ अलैंगिक जनन में ही होगा, लैंगिक जनन में क्लोन नहीं हो सकता। अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि गुलाब के पेड़ का हर गुलाब जो है वो एक समान होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कहानी? हर फूल एक जैसा हो ही नहीं सकता, कोई बड़ा कोई छोटा, किसमें कलर डार्क, किसी में कलर जो है लाइट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? पर जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, जो कि अमीबा में होता है, जो कि हाइड्रा में होता है, जो कि ब्रायोफाइलम में होता है, जो कि आपका
प्लाज्मोडियम में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो संतति बनती है वो एग्जैक्टली जनक जैसी होती है, जिसको हम कहते हैं कि भैया क्लोन है। क्लोन वाली बात अलैंगिक जनन में होती है, जबकि लैंगिक जनन में क्लोन वाली कोई बात नहीं होती। तो ऊपर के तीनों सही हैं, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चलो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा ये तो गलत ही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, और भैया ये हो गया गलत। बात समझ में आई? तो ऑप्शन जो है वो होगा हमारा सी। बात समझ में आई? ऑप्शन क्रमांक ग जो है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, और हमने इसको किया क्रॉस चेक। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी नोट किया जाए, हरी अप। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, हम इसको बोलेंगे ग। चलो 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 चलो, नोट करो करो जल्दी से। और चलते हैं एक शानदार सवाल की तरफ, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कि आपको जो एक चित्र दिख रहा होगा, आप भी सोच रहे होगे सर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बहुत देर से, फोटो वाला तो क्वेश्चन ही नहीं आया। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, राइट, इसमें ए, बी और सी को अपने को बताना है। ये किसी बीज का काट पृष्ठ है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब ध्यान से यदि आप इसमें देखेंगे, अरे चने को ही ले लो यार, चने में क्या होता है, नीचे की तरफ जड़, ऊपर की तरफ पेड़ बनता है। बोलो यस सर। तो भैया ऐसा है, ए है, बी है, सी है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा अंकुर जो कि मूल की तरफ जाता है। देखो सी जो है वो नीचे की तरफ जाने वाला है। नीचे की तरफ क्या होता है, मूल होती है। बात समझ में आ रही है? तो मूल की तरफ, जैसे हम चने की बात करते हैं, उसमें जो अंकुर आता है, बात समझ में आ रही है, राइट, तो एक समय बाद वो दो भाग में विभाजित हो जाता है। मूल की तरफ जाने वाला अंकुर, बात समझ में आ रही है, मूल की तरफ जाने वाला जो अंकुर है उसको आप क्या बोलोगे? कॉमन सेंस वाली बात बोलो यस सर। तो भैया ये मूलांकुर हो गया। बात समझ में आ रही है? मूलांकुर हो गया। तो सी जो है वो तो अपना मूलांकुर हो गया। तो सी जो है वो या तो यहां सही हो सकता है या फिर यहां। तो इसका मतलब ये कि ख गलत हो गया और जो है घ गलत हो गया। बी क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, बी जो है वो बीज पत्र होगा। बी जो है वो क्या होगा? बीज पत्र होगा, राइट। तो बी जो है वो कैसा हो जाएगा? तो भैया बी बीज पत्र हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया बीज पत्र। क्या हो गया? तो भैया ये हो गया बीज पत्र। एक यदि हम बात करेंगे तो अब बचा क्या? प्रांकुर बचा। तो ए जो है वो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ जाने वाला, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रांकुर। इसे हम क्या बोलते हैं? तो बबुआ ये हो जाएगा प्रांकुर। बात समझ में आ रही है? तो प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। और इस ऑप्शन को सही होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। पक्का? चलो बात करेंगे, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल कैसा होगा? सही होगा। बात समझ में आ रही है? तगड़े तरीके से इसको नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ले लिया, ठीक। अब सुनो इस कहानी को बड़े ध्यान से। इस तरीके से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो लगा लिए हैं, पर परीक्षाओं की यदि हम तैयारियों को बात करें, राइट, तो कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि अभी अपने को बहुत क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट। अभी अपने को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सवाल पैदा होता है कि सर टॉपिक वाइज पूरे पढ़ लिए इस चैप्टर के, वन शॉट रिवीजन भी आने वाला है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी अपन कर चुके हैं। जब ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, बात समझ में आ रही है, तो अब आगे क्या? तो आगे की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे हम बहुत सारे और वीडियोस या लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और ये सब कुछ आपको कहां मिलने वाला है? आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स यदि आप इंग्लिश मीडियम की बात करें, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यदि आप हिंदी मीडियम की बात करें। करना क्या है? बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। प्ले स्टोर पे, गूगल पे या यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स। यूट्यूब पे नहीं, प्ले स्टोर पे या गूगल पे, राइट।
गूगल मतलब सर्च इंजन पे। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन होगा जो अपने आप में एक मिनी गूगल है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में। सिंगल क्लिक पर क्या क्या मिलेगा? सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी क्लासेस, सभी विषय, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश का तड़का भी आपको यहां पर मिलेगा, जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। यदि हम बात करें हिंदी मीडियम की, सीबीएसई, यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, आपको मिलेगा कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी विषय और सभी कक्षाएं। साथ में यदि हम बात करते हैं राइट, तो आपको भैया अवेलेबल है बुक्स और ई बुक्स, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। नीचे की तरफ इधर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी कैसे आप प्राप्त कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स। और ये सारे वीडियोस को आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है राइट। इसी तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ किए। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर पुट कर दीजिएगा। और मस्त रहिए, शानदार रहिए, झमाझम रहिए, बिल्कुल तगड़े से तैयारी करिए, घबराने वाली कोनो जरूरत नहीं है। अपन तगड़ा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।